आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। इसमें चैप्टर 9 में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट माने होता है प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश ऊर्जा और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश ऊर्जा से बहुत सारे घटनाएं होती है, जैसे हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन। और नेक्स्ट जो फर्स्ट इसमें है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं। और ऑप्टिक्स भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश ऊर्जा तथा उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन, विवर्तन। और ऑप्टिक्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रे ऑप्टिक्स, दूसरा होता है वेव। तो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स, इसके अंतर्गत हम मानते हैं कि प्रकाश किरणों से मिलकर बना है और एक स्थान से दूसरे स्थान किरण के रूप में गमन करता है और ये सरल रेखा में गमन करता है। इसको न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश किरणों से मिलकर बना है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी रेखा में गमन करता है। जबकि हाइगन ने कहा था कि प्रकाश जो है एक स्थान से दूसरे जगह जो है वेव के माध्यम से जाता है। वेव मीन्स होता है तरंग, मतलब प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए वो वेव के माध्यम से जाते हैं। तो पहले रे के अंतर्गत पढ़ेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान किरणों के माध्यम से जानते हैं, जिसको न्यूटन ने कहा था। और वेव ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है, तरंग प्रकाशिकी, जिसने हाइगन ने कहा था कि प्रकाश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान वेव के माध्यम से जाते हैं। और इसमें जैसे रे ऑप्टिक्स में हम जानना चाहें तो क्या क्या घटनाएं घटती है। जैसे प्रकाश का जो परावर्तन है वो रे ऑप्टिक्स के माध्यम से होता है, प्रकाश का अपवर्तन भी रे ऑप्टिक्स के माध्यम से होता है। और वेव ऑप्टिक्स का लिया जाए तो जैसे व्यतिकरण होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, ध्रुवन होता है, तो ये आपका वेव ऑप्टिक्स के माध्यम से होता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किसी भी ऑब्जेक्ट का एक माध्यम से जाती है, टकराकर वापस आती है, उसका प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका शब्द सा लिखना है तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी मार्ग में वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज़ों को, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं तो सबसे पहले प्रकाश का किरण उस वस्तु पे पड़ता है, फिर वहाँ से टकरा कर आती है, परावर्तित होती है, तो हम उससे, ये परावर्तन होता है, तो उससे हम उसको किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यदि किसी भी वस्तु तब तक दिखाई नहीं देगी जब तक उसमें प्रकाश किरण आपतित नहीं होगा। जैसे कि रात में हम देखते हैं बहुत सारे रोड में गाड़ी वगैरह खड़े रहते हैं, है नहीं, अचानक मोटरसाइकिल वाले जाते हैं तो गाड़ी दिखाई नहीं देती क्योंकि वहाँ पे अंधेरा रहता है, तो टकरा जाते हैं। तो यदि कोई प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ रही है, आपतित हो रही है, तो उससे जो किरणें जो परावर्तित होगी तभी हमको वो वस्तु दिखाई देगा। और इसमें यदि हम देखा जाए अब हम देखना चाहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। जैसे कि हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लेते हैं, या इसी को परावर्तक पृष्ठ, इसी को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। एक तरफ इसका अपारदर्शी रहता है जिसमें हम पेंट कर दिए रहते हैं, और इसमें जो है इसमें किरण आपतित होती है। जैसे हम इसमें
ये जो परावर्तक जो पृष्ठ है, जिसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम चाहे तो ml ले लें, तो यहाँ पे जो है A से कोई किरण आपतित हो रही है, यहाँ पे जो परावर्तक पृष्ठ पर जो पड़ेगी उसको हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, जिसको हम O से प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर एक किरण जो आपतित होगी वो परावर्तित भी होगी, तो इसको हम नाम दे सकते हैं B। ये है आपतित किरण। या इसी को इंसिडेंस रे बोलते हैं, ये परावर्तित किरण। और दोनों के बीच जो रहता है वो नॉर्मल रहता है, जिसको हम अभिलंब कहते हैं। जो ये परावर्तक पृष्ठ से 90 डिग्री बनाता है, इधर भी देखा जाए तो 90 डिग्री बनाता है। तो ये जो A से जो किरण जो है O पर आपतित हो रहा है, फिर यहाँ से O से B की ओर जाकर ये परावर्तित हो रहा है, और बीच में जो अभिलंब है, और इसका नाम दे सकते हैं हम N। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब। तो AON जो बनाएगा इसको इंसिडेंस, ये रे इंसिडेंस है, तो यहाँ पे हम जो बनेंगे इसको कहेंगे, I से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे जो कोण बनेगा AON जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं आपतन कोण, और आपतन को ही हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, माने ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं, और इसी को हम आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, इसी को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। और इसको हम एंगल AON कह सकते हैं, इसको हम I से प्रदर्शित कर रहे हैं। और BON, एंगल BON, इसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, या R से प्रदर्शित कर लीजिए आप। इसको I से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इंसिडेंस रे से आती है, इंसिडेंट एंगल बन रही है। और BON इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का R आता है, तो इसमें R लिखते हैं। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला नियम क्या होता है कि AON जो इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल I इक्वल टू से एंगल R दोनों बराबर होते हैं। माने इसमें क्या होता है कि, या इसको आप I भी लिख सकते हैं ऐसा, या आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं एंगल AON बराबर एंगल BON। अब इसको I से प्रदर्शित करते हैं, इसको R से प्रदर्शित करते हैं। तो परावर्तन का फर्स्ट नियम है, उसमें क्या होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब AON में जो एंगल बनेगा, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और BON एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। और दूसरी चीज इसमें, सेकंड लॉ इसमें है कि AON या फिर इसमें इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्शन रे और नॉर्मल, तीनों जो है एक ही समतल पे रहते हैं। एक समतल है तो एक ही समतल पे, एक ही बिंदु पे पाया जाता है। तो दूसरा चीज वही है कि इसमें हम कह सकते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं।
तो ये मुख्य रूप से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की दो लॉ है। अब हम पढ़ेंगे मिरर। अब हम पढ़ेंगे मिरर। मिरर को दर्पण कहा जाता है। दर्पण वह युक्ति है जो आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देती है। दर्पण वह युक्ति है जो आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को परावर्तित करती है। जैसे बहुत सारे चीज हम जानते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं तो बहुत सारी किरणें उसमें आपतित होती है और बहुत सारी किरणें उसमें परावर्तित होती है। लेकिन कलर बहुत सारे जगह मतलब संपूर्ण किरणों को परावर्तित नहीं कर सकती। लेकिन मिरर एक ऐसा वस्तु रहता है जो क्या करते हैं कि लगभग संपूर्ण किरण, जितने भी किरण मिरर में जितने भी किरण पड़ते हैं, सारे के सारे किरणों को वो क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। तो इसीलिए मिरर वह युक्ति है जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देती है। अब मिरर 2 टाइप से होते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर या 3 टाइप्स ऑफ मिरर कह सकते हैं। तो पहला होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ जो है समतल होता है। प्लेन मिरर का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। जैसे हम देखते हैं, ये एक तरफ पहले तरफ परावर्तक पृष्ठ कहते हैं या इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, और दूसरे तरफ ये क्या रहता है, अपारदर्शी रहता है जिसमें हम पेंट कर दिए रहते हैं। स्फेरिकल मिरर या गोली दर्पण कहते हैं। स्फेरिकल मिरर को गोली दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, गोली दर्पण या स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो या तो ये उभरा हुआ हो सकता है या तो दबा हुआ हो सकता है। जैसे एक सिंपल खोखला स्फेरिकल लेते हैं और ये बीच से इसको काट देते हैं और इधर आप अपारदर्शी पेंटिंग कर देते हैं, तो ये जो होगा वो होगा स्फेरिकल मिरर। हम इसको बीच से ऐसे नहीं काट सकते, ये बीचों बीच नहीं काट सकते, हमको किनारे से काटते हैं, क्योंकि बीच से काटने से ये बहुत सारी किरण इसी में परावर्तित होती रहेगी। तो ये एकदम कॉर्नर पे ही इसको काटते हैं। तो तीसरा जो आपका आता है पैराबोलिक मिरर। तीसरा जो आता है पैराबोलिक मिरर, तो पैराबोलिक मिरर क्या होता है, इसको हम परवलयाकार दर्पण भी कहते हैं। इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ परवलयाकार होता है। इस टाइप से आपका रहेगा और ये पूरा पारदर्शी रहता है। यहाँ पे पेंटिंग कर देते हैं हम। तो प्लेन मिरर सिंपल रहता है, स्फेरिकल मिरर गोला रहता है ना, और पैराबोलिक जो है पैराबोलिक जैसे रहता है। अब मेन जो इसमें हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो रहता है, इसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। उस दर्पण को स्फेरिकल मिरर कहेंगे जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो अवतल दर्पण बोलते हैं जिसको कॉनकेव मिरर, और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर
कॉन्केव मिरर को हिंदी में हम उसको अवतल दर्पण कहते हैं। इस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है। परावर्तक पृष्ठ इसका देखेंगे तो ये क्या होता है, दबा हुआ रहता है। और दूसरी तरफ क्या होता है, अपारदर्शी रहता है, जिसमें हम पॉलिश कर दिया रहता है। ये परावर्तक पृष्ठ रहता है। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर उभरा हुआ रहता है। इसमें एक साइड अपारदर्शी रहता है, जिसमें हम पेंट लगा देते हैं। ये दबा हुआ रहता है। जो कॉन्केव मिरर है वो दबा हुआ रहता है, ये उभरा हुआ रहता है। इसका परावर्तक पृष्ठ ये होता है और ये इसका परावर्तक पृष्ठ ये होता है। अब कुछ सम डेफिनेशंस देख लेते हैं। बहुत सारे डेफिनेशंस हैं जो हमको ऑप्टिक्स पढ़ने में आप मदद होगी। जैसे एपार्चर, एपार्चर को एक्चुअल में द्वारक कहा जाता है। गोली दर्पण के सिरों के दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा की लंबाई को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। मतलब गोली दर्पण के सिरों के दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा की लंबाई को द्वारक कहते हैं। द्वारक या फिर एपार्चर हम उसको कहेंगे। यहाँ पे तो बहुत सारी रेखाएं ऐसे मिल रही है, लेकिन एपार्चर के लिए क्या चाहिए, सबसे बड़ी। ये सब छोटी छोटी नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, एपार्चर हम या द्वारक हम उसको कहेंगे जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा होनी चाहिए। जो सबसे बड़ी रेखा यही है। ये सब तो छोटी छोटी रेखा बनेगी अंदर में, तो एपार्चर या द्वारक उसी को कहते हैं। दूसरा जो होता है पोल, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ठीक मध्य बिंदु को उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो ये परावर्तक पृष्ठ है, इसके जस्ट ये मध्य बिंदु होता है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इसके मध्य बिंदु को यहाँ से पोल कहते हैं। इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ठीक मध्य में जो बिंदु होता है उसको उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव या फिर पोल कहा जाता है इसको। तीसरा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। हिंदी में इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण किसी गोले का एक भाग होता है। उस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण किसी गोले का ही एक भाग होता है और उस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे एक सिंपल, ये हम गोली दर्पण ले लेते हैं और यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है जो जस्ट इसके सीधे में होता है। तो इसको हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र। गोली दर्पण किसी गोले का एक भाग होता है जो उस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जो है सबसे बड़ी रेडियस होती है, समझ जाइएगा। ये मान लीजिए ये पोल है तो ये रेडियस होगी। इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या फिर नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर
रेडियस कहने से समझ में आ रहा है, इसकी जो रेडियस होती है, ये सी, यहाँ पे जो सी रहता है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन ये जो रेडियस होता है, जो यहाँ सी से पी तक की जो दूरी रहती है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या इसी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको मुख्य अक्ष कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे हम सिंपल सी देख लेते हैं, ये आपका अवतल कॉनकेव मिरर है, और ये जो सी, ये पोल है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इस पूरे भाग को, ये वाले पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। गोली दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो रेखा मिल रही है सी और पी में, जो रेखा मिल रही है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। गोली दर्पण के ध्रुव पी और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को उस दर्पण का प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट है फोकल लेंथ, जिसको हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकल लेंथ फोकल लेंथ को हम फोकस दूरी कहते हैं। किसी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। किसी दर्पण के ध्रुव, हर दर्पण में आपका ध्रुव पाया जाता है, और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण का फोकस दूरी कहा जाता है। ये पोल है, ये कर्वेचर है, तो यहाँ पे आपका फोकस होगा, और ये जो सीपी है उतनी ही दूरी पे ये एफ पी होता है, पी एफ जिसको हम कहते हैं, ये आपका फोकल लेंथ या फोकस दूरी कहते हैं। फोकस समतल। नेक्स्ट है फोकल प्लेन। फोकल समतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से गुजरने वाले काल्पनिक तल को दर्पण का फोकस समतल कहा जाता है। फोकस समतल हम इसको कहेंगे। ये फोकस है, ये जो लंबवत रहती है इसको हम फोकल प्लेन, या फिर इसको हम कहते हैं फोकस समतल। अब आप देखें कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में जो जो इमेज बनेगा उसके संबंध में हम बताएंगे। उसके पहले एक और मुख्य फोकस समझ जाइए, प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम मुख्य फोकस कहते हैं, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर या तो जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम बिंदु के दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस हम किसको कहेंगे, देख लीजिए।
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जैसे कोई भी किरण समतल जैसे आ रही है, मान लीजिए इसके सीधी की समांतर कोई किरणें आ रही है, तो परावर्तित होके ये जो जाती है फोकस से होके ही जाती है। यहाँ पे जो गिनती होती है वो एफ कहते हैं, या फिर या अवतल दर्पण में ऐसे दिखेगा और उत्तल दर्पण में देख लीजिए। मान लिया जाए CP, इससे सीधी किरण आएगी, इसको हम डॉटेड लाइन से कर लेंगे, तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। जैसे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ये फोकस से आती हुई ही दिखेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब इमेज के संबंध में जानेंगे। स्फेरिकल मिरर में जो बहुत सारे इमेज बनते हैं, हम जानते हैं कि किसी वस्तु में बहुत सारे किरणें आपतित होती है, बहुत सारी किरणें परावर्तित भी होती है। तो किसी भी बिंदु से होकर असंख्य किरणें आती है, किंतु उसके प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको किन्हीं दो किरणों को ही लेना रहता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई वस्तु हम रखेंगे, यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे AB रख लिया जाए, तो इसकी बहुत सारी किरणें आपकी परावर्तक पृष्ठ में आएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे पृष्ठ आएंगे, लेकिन हमको कोई भी किन्हीं दो किरणों को लेकर हम इमेज बना सकते हैं। इमेज कैसा बनेगा, तो यदि हम वस्तु का कोई इमेज बनाना चाहते हैं तो हमको बहुत सारी किरणों, आपतित किरण को लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी दो किरणों को लेकर हम उसका एक इमेज बना सकते हैं। और इसमें कौन कौन सी किरणें जो मुख्य रहती है उसको हम बता देते हैं। पहला जो मुख्य किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। मुख्य अक्ष या उत्तल लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष है, CP मुख्य अक्ष है, या इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या कहते हैं, CP को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, या तो फिर मुख्य अक्ष। अब इसकी पैरेलल आने वाली किरणें, जैसे पहले पैरेलल आ रही है जो परावर्तक पृष्ठ से टकरा के फोकस दूरी की ओर आती है, जैसे यहाँ पे भी हम देख लें। इसमें पहला जो कंडीशन है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई किरणें आती है और परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल कोई यदि किरणें आती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के फोकस दूरी से होके जाती है, तो ये पहला किरण है जिसको हमको ध्यान देना है। मेन है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल किरणें जो रिफ्लेक्टिंग एरिया से टकराकर फोकस दूरी से होके जाती है, ये फर्स्ट कंडीशन है इसमें। और सेकंड जो रहती है, ये उत्तल लेंस है, और ये और दूसरा जो प्रिंसिपल, यदि कोई किरणें फोकस लेंस होके आती है, यदि कोई किरणें फोकस लेंस में आपतित होती है और ये रिफ्लेक्टिंग एरिया में के मुख्य अक्ष से टकरा के सीधा निकल जाती है, तो ये दूसरा रे है।
और तीसरा रे जो है ये पोल है, इसी है वक्रता केंद्र, या फिर सी यहाँ पे बना देते हैं। जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर रिफ्लेक्टिंग एरिया में आती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। माने तीन है, एक तो जैसे आपके मुख्य फोकस के पैरेलल जो किरणें आती है वो फोकस दूरी से होके जाती है, ये पहला कंडीशन है। कभी भी निकालना तो ये वाला कंडीशन आप याद रखना। सेकंड कंडीशन है जो वह आपतित किरणें जो फोकस दूरी से होके आती है रिफ्लेक्टिंग एरिया से टकराकर मुख्य अक्ष के फोकस चली आती है, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है यदि कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र से होके आती है और रिफ्लेक्टिंग एरिया से टकराती है तो उसको टकराकर वापस वक्रता केंद्र से होकर ही चली जाती है। तो ये तीन कंडीशन है। जब भी हमको कोई भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब जानना होगा तो हमको ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन लागू करना होगा, फॉलो करना होगा, तो हमको आसानी से इमेज बन जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मान लीजिए वस्तु अनंत पे है, हम चाहते हैं कि कुछ प्रतिबिंब निर्माण करना चाहते हैं, अवतल दर्पण के माध्यम से हम प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। और हमने बता दिया कि तीन आपतित किरण मतलब कोई भी दो आपतित किरण को यदि लेते हैं तो उसके माध्यम से हमको पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ पे बना है। ऐसे हम जानते हैं किसी वस्तु से तो बहुत सारी किरणें आपतित होती है और बहुत सारी किरणें परावर्तित होती है, लेकिन हमको सिर्फ दो किरणें को लेना है, दो किरणों जो आपस में मिलेगी वहाँ पे उसका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण का प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। अवतल दर्पण के माध्यम से हम प्रतिबिंब का निर्माण करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये अवतल दर्पण रहेगा। तो अवतल दर्पण का मुख्य सेंटर में क्या होता है, सेंटर में इसका पोल होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस रहता है, ये सीधी रहेगी। मान लिया जाए कोई वस्तु को हम अनंत में रखते हैं, मान लिया इन्फिनिटी में, कोई वस्तु इन्फिनिटी में है और हम जानना चाहते हैं कि उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। तो सबसे पहले किरणें हम लेते हैं, ये मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जस्ट कोई आपतित किरण आती है जो परावर्तक पृष्ठ से टकरा के फोकस दूरी से जाएगी। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित रे है। और दूसरा कंडीशन हम जानते हैं कि यदि कोई किरण फोकस दूरी से टकरा के सीधा जाती है और प्रिंसिपल एक्सिस से टकरा के वो सीधा हो जाती है, तो यदि कोई अनंत में वस्तु है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा फिर से बना देते हैं इसको। ये वस्तु है अनंत पे है तो निश्चित तौर पे ये सीधी रेखा आएगी, जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल जो आएगी आपतित किरणें वो टकरा के एफ से चली जाएगी। और यहाँ से जो किरणें अनंत में बढ़ रही है तो दोनों इस टाइप से बना सकते हैं, ये भी आ रही है और टकरा के ये आपका फोकस से होके जाती है
तो इसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा बिंदु आकार का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक किरण आपतित हो रही है और रिफ्लेक्टिंग एरिया से टकरा के फोकस दूरी में जा रही है, और दूसरा रे जो आ रही है जस्ट वक्रता केंद्र के जस्ट समांतर आ रही है, या प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल एक किरणें आ रही है जो फोकस से होके जाती है। तो इसकी जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो जो है बिंदु आकार का बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। और दूसरी चीज, अवतल दर्पण में यदि देखा जाए तो चित्र हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। और यहाँ पे जो इमेज यदि अंदर अनंत में यदि कोई वस्तु हम रखे हुए हैं तो उसका प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनेगा, और कहाँ पे बनेगा? फोकस दूरी पे बनेगा। दूसरा कंडीशन हम देखना चाहें इसकी, यदि हम चाहते तो क्या चाहते, इसमें क्या वस्तु अनंत पे रखी हुई है, प्रतिबिंब बिंदु आकार का बन रहा है, और प्रतिबिंब कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। दूसरा कंडीशन हम चाहते हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। यदि कोई वस्तु हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हुए हैं तो हम देखना चाहेंगे कि उसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाते हैं जिसमें एक साइड पॉलिश रहता है और यहाँ पे पोल रहता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये वक्रता केंद्र है, इन दोनों के बीच में फोकस दूरी होता है, और यहाँ पे हम ये इन्फिनिटिव है, यहाँ पे हम बीच में कोई वस्तु रखे हुए हैं। ये इसका नाम दे दिया है, ए बी नाम दे दिया है, और ये भी जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल किरण आएगी जो रिफ्लेक्टिंग एरिया से टकरा के कहाँ से चले जाएगी? फोकस दूरी से होते हुए चली जाएगी। ये आपका एफ है। और दूसरा कंडीशन हम जानते हैं कि दूसरा किरणें जो आती है वक्रता केंद्र से होकर रिफ्लेक्टिंग एरिया में जाती है, तो इस ओर से आती है तो इसी ओर से वो वापस भी चली जाती है। इसका प्रतिबिंब हम देखेंगे तो ये सी और ये एफ, ये वक्रता केंद्र है, इन दोनों के बीच में बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे? बी डेस, इसको ए डेस। तो हम देखे थे कि यदि वस्तु को अनंत में रखा जाए, यदि हम देखे थे कि वस्तु को अनंत में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस दूरी पे बनता है और बिंदु आकार का बनता है। लेकिन यदि हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें तो वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में बनता है, और पहले बिंदु आकार का बन रहा था, अब थोड़ा सा ये बड़ा बनता है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन से कम बनता है। जो इसकी वस्तु की जो एक्चुअल लंबाई है उससे वो छोटा बनेगा। तीसरा कंडीशन देखते हैं, तीसरा कंडीशन देखते हैं, यदि हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र में रखे हुए हैं, ये अवतल दर्पण है, ये अपारदर्शी पृष्ठ है, ये आपका पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हम सी पे रखे हुए हैं कोई वस्तु को, वस्तु का नाम लिख के रखें ए और बी, और ये एफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल एक किरण आपतित होगी, रिफ्लेक्टिंग एरिया में जाएगी, और यहाँ से जस्ट टकरा के कहाँ से जाती है? ये फोकस दूरी से होके, यहाँ पे जो है फोकस दूरी से होके वापस चली जाती है। और दूसरा चीज हम जानते हैं कि यहीं से दूसरा किरणें फोकस दूरी से होके जाती है जो रिफ्लेक्टिंग एरिया से टकरा के वापस सीधी निकल जाती है। थोड़ा फिर से बना देते हैं।
ये प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल किरण जो आ रही है वो रिफ्रैक्टिंग एरिया से टकरा के फोकस दूरी से होके जा रही है। ठीक बनाए थे हम। और दूसरी फोकस दूरी से होके जाएगी, वो वापस निकल जाएगी, ये आ रही है, ये जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो यहाँ पे बनेगा इसका, यानी ये जो जितना बड़ी इसकी आकृति है उतना ही बड़ा इसके क्या हो जाएगा, ए डेज बी डेज, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यदि वक्रता के अंदर में यदि कोई वस्तु रखे हुए हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस दूरी पे बनेगा। और वस्तु की लंबाई जितनी बड़ी रहेगी उसी वास्तविक साइज में उसका प्रतिबिंब बनेगा।